चैप्टर नया शुरू करा है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बायोलॉजी का शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। ठीक है, ये अध्याय 18 है, ठीक है, या 17 बोल सकते हैं क्योंकि एक चैप्टर कट है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि देखो अब तक हम यह सीख चुके हैं कि जो कोशिकाओं है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन व पोषण के जो अन्य आवश्यक पदार्थ है उसको उपलब्ध मतलब होने चाहिए। ठीक है, जो कोशिकाएं उनको ये सारे पदार्थ जो वो हमारी ऑक्सीजन ये सब उपलब्ध होने चाहिए। तो कोशिकाओं तक इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके, इसके चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि है। प्रभावी क्रियाविधि कौन सी है? जिसमें मनुष्य सहित उच्च प्राणी में रुधिर, रक्त एवं लसिका कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन से होता है। तो हमारे प्राणियों में जो उच्च प्राणी है उनके अंदर जो परिसंचरण मतलब जो सर्कुलेशन होना है उसके लिए दो चीजें हैं, एक रक्त एक लसिका। रक्त को रुधिर भी कहते हैं, लसिका। अब रुधिर के ऊपर बात करते हैं, रुधिर रक्त है क्या? देखो रक्त के निर्माण को हम क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस, ठीक है, या हिमोपोइसिस इस प्रक्रिया को, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। और रक्त सबसे पहले निर्माण कहाँ हुआ था? जब हम भ्रूणीयावस्था में थे तो सबसे पहले जो रक्त का निर्माण हुआ था यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक में के बाद हुआ था लीवर में, यॉर्क सैक में हुआ, फिर उसके बाद लीवर में हुआ, फिर उसके बाद स्प्लीन जिसको हम कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन में हुआ प्लीहा, और लास्ट में हमारे किसमें हुआ? अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में हुआ। तो ये चार जो है इस तरीके से रक्त का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद और देखो जो हमारा वो है ना बोन मैरो, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो मतलब रक्त बनता है ना, ज़्यादा जो होता है वो होता है जो बीच में ऊपर की तरफ हड्डी में एपीफाइसिस पार्ट जो होता है उसमें सबसे अधिक होता है एपीफाइसिस। ठीक है, एपीफाइसिस में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और रक्त में जो प्लाज्मा व कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब ये रक्त है, ये रक्त जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमने देखा तो एक तो प्लाज्मा मिला, ठीक है, और एक क्या मिले? बहुत सारी संगठित कोशिकाएं मिली, संगठित संरचनाएं मिली, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हमारा और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और जैसे प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब प्लाज्मा के बारे में देखेंगे तो प्लाज्मा को प्लेज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? देखो प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, और ये प्लाज्मा गाढ़ा है। ठीक है, गाढ़ा तरल है और हल्के पीले रंग का है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, और जिसमें क्या होता है कि 90 से 92% जो होता है ना वो होता है जल। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, और 6 से 8% जो रहता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक फाइब्रिनोजन, एक ग्लोबुलिन, और तीसरा है एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, रक्त में थक्का जो इसका उपयोग है प्रोटीन का, रक्त का थक्का बनाने, फाइब्रिनोजन का। ग्लोबुलिन जो है हमारा वो शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है उसमें सहायता करता है, उसमें उपयोग आता है। ठीक है, ग्लोबुलिन। उसके बाद है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है हमारा वो जो जल और लवण है उसको संतुलित बनाता है, परासरणी संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, एल्बुमिन। तो तीन तरह के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, और हमारा क्या था? एल्बुमिन। ठीक है, उसके बाद देखो जो रक्त है ना उसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55% भाग गिरता है, मतलब जो 55% भाग जो गिरता है वो रक्त में प्लाज्मा गिरता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, HCO3। ठीक है, जो हमने कोशिका वाले चैप्टर में भी देखा था, बाइकार्बोनेट मिल रहा था, सोडियम क्लोराइड मिल रहा था, और कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण, देखो ये हमारी बुक में लिखा है कि शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण जो हमारा प्लाज्मा है उसमें ग्लूकोज भी मिलता है, अमीनो अम्ल और लिपिड भी पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी पाए जाते हैं, सिंपल याद रहेगा। ठीक है, और अगर देखो ये जो हमारा प्लाज्मा है, अगर इसके अंदर ये सारे प्रोटीन मतलब ये जो रक्त का थक्का बनाने वाले, निस्कंदन वाले, सकंदन वाले जितने भी प्रोटीन वगैरह चीज़ें उनको हटा दिया जाए तो जो रक्त है ना उसको हम कहते हैं, जो हमारा प्लाज्मा है उसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, सीरम। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, सिंपल खत्म। अब हम देखेंगे क्या? संगठित पदार्थ। ठीक है, हमने प्लाज्मा देखना है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हो रही है और उसके निर्माण को क्या कहते हैं, है ना, और कितने प्रतिशत भाग गिरता है किसका? रक्त का। ठीक है, अब हम आते हैं संगठित पदार्थ जिसमें कोशिकाएं होती है, और कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रक्त सुदृढ़ कणिका जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और श्वेताणु डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं, और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, याद रखना। अब देखो हम सबसे पहले बात करेंगे लाल रक्त कणिका की। लाल रक्त कणिका को देखो, लाल रक्त कणिका देखेंगे जिस तरीके से हमने क्या देखा था? प्लाज्मा देखा था। ठीक है, अब क्या होता है इनमें? देखो इनके निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनके निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब ये इरिथ्रोपोइसिस जो निर्माण होगा वो कैसे होगा? देखो हमारी किडनी में एक एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। अब वो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी से निकल के कहाँ जाता है? हमारे प्रोटीन होता है एक प्रकार का, ये जाता है हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो में जाकर ये आरबीसी का निर्माण करता है। इसको हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। अब देखो ये सबसे अधिक जो हमारे कोशिका संगठित पदार्थ है, सबसे ज़्यादा पदार्थ मिलता है जो कि होता है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इतना होता है सबसे अधिक संगठित पदार्थ। अधिकतर स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और इनकी आकृति कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है। ठीक है, उभयवतल होती है, उभयावतल। ठीक है, लेकिन अपवाद ये है जो ऊंट और लामा होता है ना, कैमिल और लामा जो होता है उनमें जो होता है उनमें केंद्रक पाया जाता है उनकी आरबीसी में, वह उनकी जो आकृति है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, उनकी आकृति कहाँ लिखा है? अंडाकार आकृति होती है, अंडाकार। ठीक है, अब देखो इनका जो लाल रक्त कणिका है, क्यों भाई लाल इनका रंग क्यों है? क्योंकि इनके अंदर मिलता है एक लौह युक्त पदार्थ जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका लाल रंग
होता है, ठीक है। अब देखो एक मैं याद दिलाता हूँ, हम गैसों के विनिमय में पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि 100 मिलीलीटर रक्त में क्या होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यही चीज़ हमारी एनसीईआरटी में लिखी है कि 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और हमें पता है एक ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है। एक हीमोग्लोबिन से इतने ग्राम मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है। तो 100 मिलीलीटर रक्त में कितने ऑक्सीजन होते हैं, कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है, ठीक है, जो हम गैसों के विनिमय में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो आरबीसी की जो औसत आयु रहती है वो कितने दिन की होती है, 120 दिन की, ठीक है। 120 दिन के बाद है ना, इससे ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन 120 दिन औसत है। 120 दिन में क्या होता है कि इनके बाद क्या होता है, तत्पश्चात इनका विनाश हो जाता है। विनाश कहाँ होता है, प्लीहा में, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, वहाँ इनका विनाश हो जाता है। 120 दिन की औसत आयु रहती है। तो अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी श्वेताणु, ठीक है। श्वेताणु को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब इन्हें श्वेताणु क्यों बोला, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अभाव रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसलिए ये रंगहीन रहते हैं, इसलिए इन्हें श्वेत रुधिर कणिका या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनमें जो होता है ना केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और जो इनकी संख्या है वो आरबीसी से बहुत कम रहती है, मतलब सबसे कम रहती है इनकी संख्या। इनकी जो संख्या रहती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, एक ग्रेन्युलोसाइट कणिकाणु और अकणिकाणु, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, इनमें 3 प्रकार के और आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में एक आता है बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और हमारा एक ग्रेन्युलोसाइट है जिसको हमें अकणिकाणु कहते हैं, इसमें लिम्फोसाइट आता है और हमारा आता है मोनोसाइट, ठीक है। अब इनके अलग अलग कार्य हैं और ये इनके प्रतिशत भी कितने कितने मिल रहे हैं डब्ल्यूबीसी में। तो सबसे पहले हमारे जो क्या नाम है, बेसोफिल्स है, ठीक है। बेसोफिल जो कणिकाणु है वो होते हैं सबसे कम 0.5 से 1% तक मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक स्राव निकालते हैं जिसमें कौन से आते हैं, जिसमें आते हैं हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये 3 तरह के पदार्थ निकालते हैं जो कि क्या अलग अलग कार्य करते हैं। जो हमारे हिस्टामिन और सेरोटोनिन है वो क्या करते हैं, वो नलिका को क्या करते हैं, नलिका को फैलाते हैं या उसे संकुचित करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, जब क्या हो जाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से जब प्रेशर बढ़ जाता है तो नलिका को चौड़ा करते हैं हमारे हिस्टामिन सेरोटोनिन, और जब प्रेशर कम रहता है तो उसे पतला करते हैं, संकुचित करते हैं, ठीक है। हेपरिन का काम जो है वो क्या करता है, वो हेपरिन जो होता है वो प्रतिथक्का जो होता है, मान लो नलिका में प्रतिथक्का बन गया, उसको निकालने, उसको तोड़ने का, उसको प्रतिथक्का को बनने से रोकने का जो कार्य है वो हेपरिन करता है, ठीक है। अब प्रतिथक्का बन जाएगा तो भाई जो हमारा रक्त है वो प्रवाह नहीं हो पाएगा ना, इसके कारण जो होता है हेपरिन होता है जो प्रतिथक्का को तोड़ता है। उसके बाद मतलब इनको हम ये कह सकते हैं शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है ये तीनों चीज़ें, ठीक है, हमारे बेसोफिल्स। अब आता है इसिनोफिल्स जो कि है 2 से 3%, 1% मान लो वो था, अब ये 2 से 3% है। अब इसमें क्या होता है, इसिनोफिल्स जो होती है वो एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित है, मतलब ये संक्रमण से बचाव करती है, ठीक है, संक्रमण से बचाव, एलर्जी प्रतिक्रिया। अब ये एलर्जी प्रतिक्रिया हम आगे कुछ चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, देखो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा मात्रा में, तो ये 60 से 65% की मात्रा में होता है। और ये क्या करता है, ये मोनोसाइट के साथ मिले, मतलब न्यूट्रोफिल और जो हमारे मोनोसाइट है इन दोनों का काम एक ही रहता है। मोनोसाइट की तरह रहता है 6 से 8%, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों होते हैं भक्षण कोशिकाएं, ये बाहर निकलते हैं नलिका से, रक्त से, और ये बाहर के जो जीव आए हैं जो संक्रमण फैलाने उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायापीडियसिस, ठीक है, डायापीडियसिस, ठीक है। कौन कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल कर रहे हैं, मोनोसाइट कर रहे हैं, ठीक है, 60 से 65 और 6 से 8%। उसके बाद आते हैं हमारा लिम्फोसाइट, आखिरी लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होता है वो होता है हमारा 20 से 25%, और ये क्या करता है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बी और टी होते हैं। और ये क्या करते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है, शरीर की इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हमने देखे 5 तरह के हमने डब्ल्यूबीसी को बांटा था। सबसे पहले 2, एक तो अकणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, उसमें 5 आए, एक तो हमारा आया बेसोफिल्स, एक आया हमारा इसिनोफिल्स और एक आया न्यूट्रोफिल, और फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन 5 के अलग अलग कार्य थे, एक साथ भी कार्य देखे हमने, जैसे न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट का, और भी हमने सारे कार्य हमने पूरे देख लिए। हम देखेंगे प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स क्या होती है, देखो ये जो होती है वो 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो करती है क्या करती है, जैसे मेगा कैरियोसाइट है ना, मेगा कैरियोसाइट जो अस्थि मज्जा है उसकी विशेष कोशिका जो है उसके टुकड़ों से विखंडन से बनती है, उसके टुकड़े विखंडन से बनती है। जो हमारी मेगा कैरियोसाइट जो अस्थि मज्जा है उसकी कोशिका से बनती है, ठीक है, उसके टुकड़ों से बनती है कौन, प्लेटलेट्स हमारी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आगे क्या है, देखो ये कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है प्लेटलेट्स, और जिनमें अधिकांश होते हैं रुधिर का थक्का बनाने के सकंदन में सहायक होते हैं। जो रुधिर का थक्का बनाने वाले होते हैं ना, उसके ज़्यादातर वो पदार्थ होते हैं प्लेटलेट्स में, जो वो निकाल रही है, ठीक है, साफ कर। अब प्लेटलेट्स की अगर मान लो संख्या में कमी हो जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण जो होगा क्या होगा, सकंदम जो जमाव है, जो थक्का है, उसमें कमी हो जाएगी, है ना। तो उसमें विकृति कमी होगी, तो उसके कारण क्या होगा, जो रक्त है ना, अगर उसमें कट लग जाए कहीं पर तो जो रक्त है वो ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, रक्त का स्राव ज़्यादा हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, शरीर से, अगर इसमें कमी हो जाए प्लेटलेट्स में। बस इतना सा। बात करेंगे रक्त समूह ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं पूरे विश्व में 2 प्रकार के मुख्य रूप से हम देखते हैं, ठीक है, एक एबीओ और एक आरएच। एबीओ और आरएच क्या है, देखो एबीओ समूह क्या होता है, जिसमें लाल रक्त आरबीसी की सतह पर क्या होता है, प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, कौन सा, ए और बी। अब उसी की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में हम बात करते हैं। अगर उपस्थित है तो ए होगा, बी होगा, है ना, ओ होगा, इस तरीके से हम देखेंगे। ओ तो मतलब 0 ही होता है। और इसी प्रकार 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरोधी एंटीबॉडी मिलते हैं।
अब देखो प्रतिरक्षी और मतलब जो प्रतिजन है, अब प्रतिजन को मारने के लिए प्रतिरक्षी भी तो होगा, तो वो प्रोटीन पदार्थ होता है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दो, अब मैं ये पूरी टेबल देखूंगा, ठीक है, जिसमें रक्त समूह ए, अब उसका प्रतिजन होगा ए, अब इसका जो प्रतिरक्षी होगा वो उसका उल्टा बी होगा, ठीक है। और इसको अब रक्तदाता समूह कौन सा हो सकता है, प्रतिरक्षी मार देगा बी, ठीक है, इसमें होगा ए और ओ, ठीक है। इसी तरीके से बी का प्रतिजन बी और एंटीजन ए, और इसमें रक्तदाता कौन सा होगा, बी और ओ, ठीक है। इसी तरीके से ए बी, अब ए बी का जो प्रतिरक्षी होगा वो कौन होगा, ना तो ए होगा ना बी, उसका उल्टा कर दो, कोई नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तो अनुपस्थित की उस पे अब इसमें कोई भी इसको रक्त दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। अब इसी तरीके से ओ जो है, ओ में क्या होगा, प्रतिजन तो होगा ही नहीं अनुपस्थित, लेकिन उसका उल्टा कर दो, प्रतिरक्षित होगा ए और बी, तो यहाँ पर जो ओ को जो खून दे सकता है रक्तदाता है कौन हो, कौन है, केवल ओ है, ना ए दे सकता है ना बी, ए ना ए बी, तो ओ ये ओ को दे सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा जो ओ है वो सबको दे रहा है खून, तो ये ओ जो है एक सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। और जो ए बी है वो सर्व आदाता है, मतलब कि ग्राही है, वो यूनिवर्सल मतलब ले सकता है खून सबसे, ठीक है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। ये हमने देखा ब्लड ग्रुप। देखेंगे आरएच समूह क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, रक्त समूह दो भागों में, एबीओ हमने देख लिया। अब हम आरएच समूह देखेंगे जो कि रीसेस बंदर में पाया गया था, उसके एंटीजन के समान होता है। आरएच एक तरह का एंटीजन है, ठीक है। अगर किस जिसमें आरएच होता है उसको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, जिसके आरबीसी में, और जिसमें नहीं होता उसको हम कहते हैं आरएच नेगेटिव, ठीक है। और लगभग 80% जो मनुष्य हैं उनमें आरएच पाया जाता है, आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब मान लो एक केस मान लो कि यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को, है ना, आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाता है, मिलाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अब उसका विरोध करेंगे तो यहाँ पर थक्का बन सकता है, ठीक है। आरएच पॉजिटिव अगर उसमें मिलाया जाए, प्रतिरक्षी बनने लगे तो उसमें थक्का बन सकता है। तो यहाँ पर रक्त आदान प्रदान करने से पहले आरएच समूह को भी मिलाना आवश्यक होता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। जिसमें आरएच हुआ वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं हुआ वो नेगेटिव। और रीसस मंकी में देखा गया था उसी के समान एंटीजन होते हैं मनुष्य में भी। अब मान लो एक केस मान लो, माता अगर गर्भवती है, जिसका माता में आरएच नेगेटिव है, आरएच नहीं है, और उसके अंदर जो उसका वो बनना है, भ्रूण बनना है, ठीक है, वो आरएच पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में अभी कोई मतलब खून नहीं मिलेगा, ठीक है, रक्त आपस में नहीं मिलेंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि गैसों का विनिमय होगा, एक अपरा भाग रहेगा, अपरा भाग से ये संपर्क में नहीं आएंगे, पृथक रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब प्रसव होगा, पहला प्रसव होगा, उसमें चांसेस रहते हैं कि जो माता के आरएच नेगेटिव के रक्त है वो शिशु के आरएच पॉजिटिव से मिल जाए, संपर्क में आ जाए, और उस दशा से क्या होगा कि माता के अंदर आरएच प्रतिरक्षी बनने लगेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो दूसरी गर्भ अवस्था है, दूसरी गर्भ अवस्था में अगर फिर से प्रसव वगैरह हुआ तो शिशु के अंदर क्या चले जाएंगे, प्रतिरक्षी चले जाएंगे। माता के जो बन चुके थे पहले प्रसव में आरएच पॉजिटिव, वो क्या करेंगे, उसके अंदर प्रतिरक्षी करेंगे, आरबीसी को नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रक्ताल्पता, ठीक है, रक्ताल्पता मतलब खून की कमी हो जाएगी, या तो पीलिया हो सकता है, ठीक है, या जानलेवा दशा हो सकती है, किसके लिए, शिशु के लिए, दूसरे शिशु के लिए, ठीक है, क्योंकि माता के अंदर प्रतिरक्षी बन गया आरएच पॉजिटिव। किसके संपर्क में आने के प्रसव में, जब मान लो संपर्क हो गया शिशु और माता का, जो हमारी जो वो थी वो हट गई, अपरा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसी दशा को क्या कहते हैं, इरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटेलिस, इरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटेलिस, ठीक है, इरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटेलिस, फेटेलिस इसको कहते हैं, ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता को कहते हैं, इस दशा को ये कहते हैं, इसका नाम ये है इरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटेलिस, ठीक है, ये नाम है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। रक्त सकंदन, रक्त का जमाव, मतलब थक्का देखेंगे, रक्त में थक्का कैसे बनता है। मान लो चोट लग गई या कोई घाव हो गया तो उसकी में क्या होगा कि उसमें क्या बनेगा, जाल बनेगा, और उस जाल से थक्का बन जाता है। अब वो किसका जाल होता है, वो होता है फाइब्रिन और प्लेटलेट्स का जाल होता है, ठीक है। अब ये जो पूरे फाइब्रिन है ये कैसे बनते हैं, देखो फाइब्रिन जो होता है वो सोपानी प्रक्रम द्वारा बनते हैं। और ये सोपानी प्रक्रम क्या होता है, एक क्रिया के उत्पादन से दूसरी क्रिया में प्रतिक्रिया, मतलब एक क्रिया से कोई उत्पादन बनना और वो दूसरी क्रिया में फिर से प्रतिक्रिया करेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो हमारा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ जुड़ता है थ्रोम्बोकाइनेसिस। अब ये थ्रोम्बोकाइनेसिस एक एंजाइम है और ये कैल्शियम के साथ जुड़कर उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेसिस जुड़ के बनाएगा थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो होगा फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन मान लो रक्त में है ना, तो हमारी कोशिका में है। अब ये फाइब्रोनोजन जो होगा वो थ्रोम्बिन से जुड़कर बनाएगा क्या, फाइब्रिन, ठीक है। अब यही फाइब्रिन जो होता है, यही क्या होता है, जाल होता है, जाल बनाता है, फाइबर्स निकलते हैं, अब यही कटाव पर जमा होते जाते हैं, व रक्त का थक्का सकंदन बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि एक क्रिया से उत्पादन, एक क्रिया के उत्पादन से दूसरी क्रिया के प्रतिक्रिया में मतलब दूसरी क्रिया में प्रतिक्रिया, मान लो कैसे हुआ, मान लो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेसिस से जुड़ा तो थ्रोम्बिन बना, अब यही थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रोनोजन से थ्रोम्बिन जुड़ेगा, अब फाइब्रिन बनाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, रक्त का थक्के वाले फाइब्रिन बनते हैं, ठीक है। देखेंगे लसिका, ठीक है, लसिका 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 ऊतक द्रव्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट पहले बात करेंगे कि लसिका जो होती है वो क्या है, एक रंगहीन द्रव्य है, रंगहीन द्रव्य है। और ये लसिका जो होती है इसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, और ये लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट विशेष लिम्फोसाइट मिलते हैं, वो प्रतिरक्षा के अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा में इस्तेमाल होते होंगे लिम्फोसाइट, ठीक है। अब जो होता है देखो आगे देखो, ये बनते कैसे, इनका निर्माण कैसे है, देखो रक्त में, रक्त से कोशिका में क्या गई, O2 गई और कुछ पोषक पदार्थ गए, ठीक है, इसका क्या हुआ, विनिमय हुआ, ठीक है। अब जो ऊतक है ना, जो कोशिकाएं हैं वो भी कुछ साफ करती, कुछ द्रव्य निकालती है, ठीक है। अब उसी
उसी द्रव्य को क्या कहते हैं, ऊतक द्रव्य, और यही लसिका होता है। ठीक है, देखो कुछ प्रोटीन को छोड़ के देखो लिखा है, रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकलते, कोशिकाओं से भी निकलते हैं क्या, द्रव्य निकलता है। ठीक है, अब बड़े प्रोटीन अणु एवं कुछ संगठित पदार्थ को छोड़कर प्लाज्मा के समान होते हैं। ये जो लसिका है, ऊतक द्रव्य, ये प्लाज्मा के समान होता है। किसको छोड़ के, जो प्रोटीन प्लाज्मा में मिलने हैं उसको छोड़ के और कुछ पदार्थों को छोड़ के। ठीक है, आगे देखो, इसे ही लसिका या अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, रक्त तथा कोशिका के बीच पोषक पदार्थ एवं CO2 गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। अब ये जो द्रव्य निकला है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होगी ज्यादा मात्रा में, कुछ पोषक पदार्थ होंगे जो कि शिरा में चले जाएंगे, जो कि दोबारा रक्त में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच जाएंगे। अब वो बचे हुए पदार्थ जो होते हैं वो जाते हैं लसिका तंत्र से, लिम्फोसाइट सिस्टम से। लसिका तंत्र ये वाहिकाओं का जाल रहता है, विस्तृत जाल रहता है, इससे जाएंगे और बाद में क्या होता है, ये द्रव्य एकत्रित होकर बड़ी शिरा में डाल दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एक और फैक्ट है कि जो पोषक पदार्थ है, हार्मोन वगैरह आदि के, कुछ हार्मोनों के, है ना, के संवहन में भी उत्तरदायी महत्वपूर्ण होती है लसिका। ठीक है, कुछ किसके लिए, पोषक पदार्थ या हार्मोन के लिए। और एक और चीज़ है, जो हमारे आंत्र अंकुर होते हैं, आंतों में अंकुर में क्या होता है, एक लैक्टियल वसा होती है, लैक्टियल वसा, उस लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। बस मतलब कि जो लसिका है वो उसको अवशोषित कर लेती है, किसको, लैक्टियल वसा को। ठीक है, जो हमारी आंत्र अंकुर से निकल रही है। सिंपल, खत्म। लसिका क्या है, एक ऊतक द्रव्य है। जब रक्त से क्या जाता है, O2 या पोषक पदार्थ निकल के जाते हैं इसमें ऊतक में, कोशिकाओं में, तो कोशिकाएं भी निकालती हैं कुछ द्रव्य पदार्थ, क्या करती, स्राव करती है, उसी को लसिका कह रहे हैं। और ये लसिका एक तंत्र से जाती है, लसिका तंत्र, जिसे हमने क्या, लिम्फोसाइट सिस्टम का है। ये वाहिकाओं का जाल रहता है जो बाद में बड़ी शिराओं में जाके चला जाता है। और कुछ फैक्ट है कि इसमें हार्मोन्स रहते हैं और कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं संवहन के लिए लसिका के द्वारा। ठीक है, बस खत्म, कुछ नहीं है। सारी चीज़ें देख ली है, लसिका वगैरह जो भी कुछ देखा, जैसे लसिका देख लिया हमने, रक्त के बारे में देख लिया, रक्त समूह के बारे में देख लिया। अब हम बात किसके ऊपर करेंगे, परिसंचरण पथ के ऊपर, सर्कुलेटरी पाथ के ऊपर। सर्कुलेटरी पाथ क्या होता है, देखो सबसे पहले ये दो तरह के पथ होते हैं, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला जो होता है वो पाया जाता है हमारे किसके अंदर, खुला हमारा पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के ऊपर और मुलुस्का, जो हमारे कीड़े वगैरह हैं और जो घोंगे वगैरह होते हैं मुलुस्का, उनमें पाया जाता है। इनमें होता क्या है, खुला मतलब होता है कि जो हमारा रक्त है वो वाहिकाओं के द्वारा, जो उसमें जाल रहता है, जाल वाल कुछ नहीं रहता है, ऐसी ट्यूब्स, ऐसी ट्रैक्यूल ट्यूब्स, जो भाई पूरे शरीर में खून, इनका रक्त जो होता है वो तैरता रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखो लिखा है कि हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो खाली भाग, और खाली भाग कौन सा, जिसे हमने कहा है देहगुआ, मतलब इसको कहते हैं लोटर। तो लोटर में क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, देखेंगे बंद परिसंचरण पथ क्या होता है। देखो जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे कॉर्डेटा संघ आते हैं और इसमें आते हैं हमारे एनिलेडा, केचुए वगैरह, उनमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब कि इनके अंदर क्या होती है, वाहिनी होती है, मतलब कि एक वाहिनियों का जाल होता है जिसमें से रक्त का प्रभाव होता है। ठीक है, बंद रहता है, मतलब एक पूरी वाहिनियां मिल रही हैं, उसमें भाई वाहिनी नहीं मिल रही है, पूरे उसमें शरीर में खून तैर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक वाहिनियों से रक्त जा रहा है। तो यहाँ पर लिख पढ़ूंगा मैं, हृदय से जो रक्त है, रक्त वाहिनियों के जाल से होता जाता है पथ से, और ये पथ जो होता है वो लाभदायक होता है क्योंकि इसमें आसानी से रक्त के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने बताया कि सभी कॉर्डेटा जितने भी है ना, उनमें क्या होता है, कोष्ठ रहते हैं। कितने, सभी कोष्ठ रहते हैं ना, सभी में रहता है, कोष्ठ रहते हैं हृदय में। ठीक है, अब कैसे कोष्ठ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, किसी में 2 रहते हैं, किसी में 3, किसी में 4 रहते हैं, बताता हूँ। देखो सबसे पहले किसमें रहते हैं, हमें पता है कॉर्डेटा संघ आते हैं मछलियां, उभयचर, सरीसृप और हमारे एवीज, पक्षी और स्तनधारी। तो इसमें देखो क्या, सबसे पहले मछलियों की बात करेंगे जिसमें कि 2 कोष्ठक केवल रहते हैं हृदय में। अब उन 2 कोष्ठक में भी क्या रहता है, 2 कोष्ठक में किस तरीके से आता है, देखो आलिंद और निलय रहता है। ठीक है, 2 कोष्ठक। सबसे पहले क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित रक्त जो है वो रुधिर में आया और वो पूरे शरीर के भागों में पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद CO2 निकली, जो कि भाई निकल के किसमें गई, हृदय में गई, हृदय भाग में गई और फिर उस निकल गई पंप द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एकल जो हो रहा है परिसंचरण हो रहा है, वो भी किसका होता है, विऑक्सीजनित रक्त का होता है, जो पंप द्वारा निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से मछली में होता है, जिसे हम कहते हैं एकल संचरण। ठीक है, तो पढ़ूंगा, 2 कोष्ठ हृदय, एक निलय, एक आलिंद रहता है। क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर रुधिर से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। भी ऑक्सीजन रुधिर हृदय में वापस आता है, रुधिर पंप द्वारा बाहर जाता है और इसी को कहते हैं एकल परिसंचरण। अब उसके पक्षियों और स्तनधारियों में देखो किस तरीके से होता है, इनमें 4 कोष्ठक का होता है। ठीक है, हृदय 4 कक्षकों का बना रहता है, जिसमें कि देखो क्या होता है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित तो रक्त है। ठीक है, वो कैसे जाते हैं, सबसे पहले देखो दाएं और बाएं। ठीक है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, विऑक्सीजनित रक्त आया और ऑक्सीजनित में गया बाएं में। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्रम में क्या होता है, एक होता है नीले नीचे की तरफ, दाया और बाया। तो दाएं में क्या आया, विऑक्सीजनित आया और बाएं में ऑक्सीजनित गया। तो इसी तरीके से होता है इनमें, और ये दोहरा परिसंचरण होता है, दाया गया फिर बाएं में आया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ूंगा 4 कोष्ठक का बना होता है, ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त बाएं से दाएं आलिंद में, इस क्रम में। ठीक है, मतलब बाएं और दाएं आलिंद में होता है ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित, और इसी क्रम में बाएं और दाएं नीलों में जाता है क्या, ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित। ठीक है, अब ये दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, पाया जाता है दोहरा परिसंचरण, उसमें एकल परिसंचरण, ये दोहरा है। अब यहाँ पर देखेंगे उभयचर और सरीसृप में क्या है। ठीक है, उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठक का बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हृदय। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 3 कोष्ठक में भी एक दाया आलिंद हो गया, एक बाया आलिंद हो गया, और जो निलय केवल एक रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, 2 आलिंद 1 निलय। ठीक है, अब आलिंद जो होता है उसमें मान लो
बी ऑक्सीजनित रक्त आया, ठीक है, दाएं वाले में, ठीक है, और वो गया बाएं में, ओ सॉरी ये गया किसमें, निलय में, ठीक है, बी ऑक्सीजन। अब यहाँ से आया ऑक्सीजनित किसमें, बाएं से, बाएं आलिंद से ऑक्सीजनित आया, इसमें बी ऑक्सीजनित आया, किसमें जा रहा है, निलय में जा रहा है, तो दोनों मिक्स हो गए ना, तो मिक्स होकर ये जाते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। दो बार में तो आ रहे हैं लेकिन एक ही से तो जा रहे हैं, अपूर्ण जा रहे हैं ना, CO2 O2 दोनों जा रहे हैं, उसमें अलग अलग जा रहे थे, तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अब इसमें पढ़ूंगा कि उभयचर और सरीसर, और इसका अपवाद याद रखना, मगरमच्छ जो है उसमें 4 कोष्ठक रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे किसमें आता है, सरीसर में आता है, रेप्टाइल में आता है, ठीक है। तो 3 कोष्ठक से बना होता है उभयचर और सरीसर में। बाया आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त कर दाएं आलिंद भाग से ऑक्सीजन युक्त प्राप्त कर निलय में मिक्स होता है, कर बाहर की ओर पंप करता है, बस सिंपल, ठीक है, और इसे ही अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। खत्म। मानव परिसंचरण तंत्र, है ना, तो मानव परिसंचरण तंत्र जिसमें कि हमने देखा कि क्या क्या चीज़ है, जिसमें रक्त, जिसे हम रक्त वाहिनीय तंत्र भी कहते हैं, रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षकों का बना हुआ हृदय होता है, और क्या होता है, शाखित बंद रक्त वाहिनियों का जाल होता है, ठीक है, शाखित रहती है हमारे अंदर वाहिनियों का, जिसमें रक्त होता है, रक्त के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हृदय। हृदय जो है हमारा, उसकी उत्पत्ति मीजोडम, मध्यजन स्तर, मध्यजन मीजोडम की से होता है, ठीक है, दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित हुआ, थोड़ा बाई तरफ झुका हुआ मुट्ठी आकार का क्या रहता है, हमारा हृदय रहता है, ठीक है, हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं किसमें, वायु वाले क्या कहते हैं, श्वसन वाले चैप्टर में, कि हमारा जो हृदय है वो फेफड़ों के बीच में रहता है, जिसमें कहाँ रहता है, एक हमारे बाई तरफ में क्या रहता है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉच कुछ होती है ना, जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, वहाँ पर हृदय लगा रहता है हमारा, ठीक है, वक्ष गुहा में स्थित मुट्ठी आकार का, और कैसा हमारा मुट्ठी आकार का, थोड़ा बाई तरफ झुका हुआ क्या रहता है, हृदय रहता है। अब हमारा हृदय 4 कक्ष का होता है, ठीक है, जिसमें 2 कक्ष छोटे, है ना, 2 कक्ष छोटे जो ऊपर की ओर रहते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं, जिन्हें ऑट्रिया कहते हैं, आलिंद ऑट्रिया, ठीक है, और 2 कक्ष बड़े नीचे की तरफ रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रियल बोलते हैं, निलय वेंट्रियल, ठीक है। अब एक पतली पेशी भित्ति होती है जो कि आलिंद को आलिंद से अलग करती है, और जो कि निलय को निलय से करती है, ठीक है, जो आलिंद को करती है अलग, उसको हम कहते हैं अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट, और जो निलय को करती है उसे हम कहते हैं अंतर निलय पट, ठीक है, बाएं और दाएं निलय को अलग करती है, बाएं और दाएं आलिंद को अलग करती है, अंतर आलिंद पट, अंतर निलय पट, ठीक है। अब आलिंद और निलय को जो अलग कर रहा है, अपने अपने जो आलिंद और निलय के भाग हैं उनको जो अलग करेगा उसको हम कहेंगे आलिंद निलय पट, ठीक है, जो कि अपने अपने आलिंद निलय को पृथक करती है, और ये क्या होती है, एक मोटी पेशी होती है, रेशीय ऊतक होता है, एक मोटा रेशीय ऊतक, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन पटों में क्या होंगे, छिद्र होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आलिंद और निलय को जोड़ते हैं, उन छिद्रों के बारे में हम देखेंगे कपाट के बारे में, ठीक है, हृदय कपाट वाल्व जो आलिंद और निलय को जाने देगा, रक्त है ना जो जोड़ता है आलिंद और निलय को, जो इनके छिद्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी वलनों से युक्त वॉल्व पाया जाता है, जिसे त्रिवलनी ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है, और बाएं आलिंद निलय पर एक द्विवलनी होता है, द्विवलनी कपाट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट, मिट्रल वॉल्व कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अब दाएं तथा बाएं निलय से, दाएं और बाएं निलय से निकलने वाली फुफ्फुस धमनी तथा महाधमनी के द्वार पर अर्धचंद्र कपाटिकार युक्त रहती है, जिसे क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, जो कि हृदय से कपाट जो हमारा जो कपाट है वो क्या करती है, रुधिर को एक दिशा में जाने देती है, अर्थात निलय से जो आलिंद है उल्टे प्रवाह को रोकती है, ठीक है, उसके प्रवाह को ये कपाट रोकती है, ठीक है। हृदय का सारा स्ट्रक्चर देख लिया हमने, पहले देखा कि हृदय की उत्पत्ति मीजोडम से होती है, उसके बाद हृदय के अंदर क्या होता है, कपाट होते हैं, वाल्व्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हृदय जो होता है ना वो अपने खुद से धड़कता है, ठीक है, कैसे धड़कता है, जिसे हम कहते हैं स्व उत्तेजनशील, ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, स्व उत्तेजनशील होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये कैसे होता है, सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हृदय जो है उसके ऊपर 3 भित्तियां होती है, जिसे हमने नाम दिया एंडोडम एंड एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और फिर हमारा एपिकार्डियम। तो मायोकार्डियम में हमने देखा यहाँ पर एक ऐसे नोड है जिसे हमने साइनोएट्रियल नोड का, जिसे हमने शिरा आलिंद पर्व का है, यहाँ से क्या होता है, गति उत्प्रेरक, इसी को हम गति उत्प्रेरक कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है, मायोकार्डियम जो हमारी है वो एक गांठ बना लेती है, यहाँ पर पेशियों का हमारा हृदय होता है, गांठ बन जाती है। और ऐसी गांठ एक और होती है जिसे हम कहते हैं आलिंद निलय पर्व, जो कि कहाँ होती है, आलिंद भाग में रहती है लेकिन नीचे की तरफ रहती है, निलय की तरफ रहती है, इसे हम कहते हैं आलिंद निलय पर्व एवी नॉट, जिसे हम एंट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट कहते हैं, और यही संदेश ग्रहण करती है ना। अब इसी में से निकलते हैं बंडल ऑफ हिस, है ना, जिसे हम कहते हैं नोडल इसमें से निकलते हैं हमारे बंडल निकलते हैं, ठीक है, जैसे आलिंद निलय बंडल कहते हैं, इसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। अब इसमें बंडल ऑफ हिस जो है वो चली जाती है कहाँ पर, दाएं और बाएं निलय की, ठीक है, फिर से किसमें जाती है, मायोकार्डियम में, जो हमारी खाली भाग है जिसको हम कहते हैं पेशी विन्यास, मायोकार्डियम में जाकर, ठीक है, तंतु निकालती है, ठीक है, और लास्ट में जाके जुड़ती किससे, हमारे जो हमने आधा जो हमारे जो पट है उससे जाकर, ठीक है, तो उसमें से एक तंतु निकलते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। अब इसी से हमारी गति उत्प्रेरक होगी, ठीक है। चलो अब शुरू से देखते हैं। तो पहला है हमारा हृदय, यही हम स्वोत्तेजनशील देख रहे हैं। हमारा हृदय पेशियों का बना है, जिसमें निलय की भित्ति आलिंद से मोटी होती है। सारा जो मेन काम है किसका है, हमारे निलय का है, तो इसीलिए उसकी भित्ति मोटी होती है आलिंद से, और बहुत मोटी होती है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी जिसे नोडल ऊतक कहते हैं होती है, ठीक है, नोडल ऊतक। अब यही नोडल ऊतक जो होता है, देखो इस ऊतक का एक डब्बा, ठीक है, मतलब गांठ दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे शिरा आलिंद पर्व साइनोएट्रियल नॉड SAN कहते हैं, ठीक है। अब इसी ऊतक का दूसरा डब्बा
क्या पिंड कह सकते हैं, जो रहता है दाहिने आलिंद के नीचे कोने पर आलिंद निलय पर, जिसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड, एवीएन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एवीएन नॉड से नोडल रेशियो का एक बंडल निकलता है, हम कह सकते हैं नोडल बंडल निकलते हैं जिससे हम आलिंद निलय बंडल कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं, जिस निकलते हैं। अब यह आलिंद निलय पर्व से शीर्ष दो भाग मतलब दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं यही बंडल, और ये विभाजित हो जाते हैं जो अंतर निलय, अब निलय के पट में है ना, ये ऐसे जाकर बढ़ता जाता है और इन शाखाओं से रेशे निकलने लगते हैं। अब इन रेशों को हम क्या कहते हैं, और एक और बात मैंने बताया, बंडल को हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे किससे निकल रहे हैं, हमारे आलिंद निलय पर्व से निकल रहे हैं। ठीक है, एवी नॉट से एंट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट से जो निकल रहे हैं हमारे, उसको हम बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो उनमें से रेशे निकलने लगे हैं, वो रेशे जुड़ जाते हैं पेशी विन्यास से मायोकार्डियम में फैले जाते हैं, और इन रेशों को क्या कहा जाता है, पुरकिंजे फाइबर या अंतरपर्व तंतु, अंदर की तरफ निकल रहे हैं तंतु, तो पुरकिंजे फाइबर अंतरपर्व तंतु कहते हैं, और यह है बिना किसी बाहरा प्रेरणा के। अब देखो, अब सारा काम हमने लगा दिया है। अब जो हमारा ये जो है हमारा ऐसे नॉट, जिसे हम साइनोएट्रियल नॉट कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, शिरा 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 आलिंद पर्व कह रहे हैं, शिरा आलिंद पर्व हमारा साइनोएट्रियल नॉट जो है, उसमें से क्या होता है, उसमें से यहाँ से क्या निकलेगी, क्रिया विभव निकलेगी, है ना, यही क्रिया विभव करेगा, जनरेट करेगा, और यही क्या करेगा फिर हमारे संकुचन करेगा। ठीक है, लयात्मक संकुचन। चलो मैं पढ़ता हूं। अब देखो, यहाँ पर बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव जनरेट पैदा करने में सक्षम होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। अब लयात्मक संकुचन जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो किसके द्वारा हो रहा है, शिरा आलिंद पर ऐसे ऐसे नॉट के द्वारा हो रहा है, और यही सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करते हैं, और इसीलिए इसे गति प्रेरक मतलब फेस मेकर कहते हैं हमारे इसको, ऐसे नॉट को साइनोएट्रियल नॉट, जिसे हम कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। ठीक है, अब नॉडल तंत्र के जो है वो प्रति मिनट जो क्रिया विभव करता है ना, कितनी करता है, तो उसकी जो क्रिया विभव है वो विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य बताता हूं, जो हमारा प्रति मिनट करता है जो क्रिया विभव है, वो 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है, और जो सामान्य मनुष्य की जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। ठीक है, हृदय संपंदन 72 प्रति मिनट होता है। पूरा का पूरा हमने देख लिया है मानव परिसंचरण। अब उसके बाद हम हृदय चक्र देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम विद्युत हृदय लेख देखेंगे, और फिर उसके बाद द्युत संचरण देखेंगे, और फिर हम देखेंगे हृदय क्रिया का नियमन, और फिर परिसंचरण की विकृतियाँ। बस उसके बाद चैप्टर खत्म। क्या, हृदय चक्र। ठीक है, कार्डियक साइकिल देखेंगे, हृदय चक्र। अब देखो क्या है, इस क्रिया में दोनों आलिंद है ना तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन और अनुस्थीलन हम देखते हैं। ठीक है, इसमें ये चीजें देखते हैं। पहले क्या है, अनुस्थीलन और प्रकुंचन, फिर अनुस्थीलन। क्या है, प्रकुंचन को हम कहते हैं सिस्टोल, अनुस्थीलन को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, अब एक हृदय चक्र का जो समय वो 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, 0.8 सेकंड होता है एक हृदय चक्र है ना का समय। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले ये पढ़ते हैं है ना, उसी से समझते हैं। प्रारंभ में देखो, चारों कक्ष अनुस्थीलन मतलब डायस्टोल अवस्था में है। इस समय त्रिवलनी द्विवलनी कपाट जो वलनी कपाट जो है वो खुले रहते हैं, वह अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं, है ना, सेमील्यूनर बंद रहते हैं, जिससे निलय आलिंद में रक्त भरता है। तो 0.5 सेकंड से 0.8 सेकंड में देखो क्या हो रहा है इन 4 सेकंड में, कि जो हमारा क्या है वलनी कपाट है खुले हैं, लेकिन अर्धचंद्राकार बंद है, तो इसमें क्या है, अनुस्थीलन अवस्था है, और रक्त भरता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, देखो द्वितीय में शिरा आलिंद पर साइनोएट्रियल नॉट जो है क्रिया विभव पैदा करती है, जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन, देखो 0.1 सेकंड में देखो आलिंद प्रकुंचन हुआ ना, जिसे हमने क्या कहा एट्रियल सिस्टोल का, ठीक है, पैदा करती है। इस विभव से रक्त का जो निलय में प्रवाह है वो 30% बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तृतीय में आलिंद निलय बंडल द्वारा, अब तृतीय में देखो आलिंद निलय बंडल द्वारा, है ना, और जो हिस के बंडल है ना, वो क्या करते हैं, पेशी न्यास, है ना, निलय पेशी वेंट्रिकुलर मस्कुलरिटाइड तक पहुंचाता है ना। अब जो निलय की पेशी हैं वहां तक कौन पहुंचा रहा है, बंडल ऑफ हिस पहुंचा रहा है। अब इसके कारण निलय में संकुचन प्रकुंचन होता है ना। अब देखो 0.2 से 0.4 सेकंड की कहानी है, और आलिंद जो है अनुस्थीलन में जाते हैं। अब त्रिवलनी जो द्विवलनी कपाट है वो बंद हो जाते हैं, और क्या खुले रहेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट, जैसे हमने सेमील्यूनर कपाट कहते हैं, वो दाब के कारण खुल जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारा प्रकुंचन होगा निलय में। ठीक है, जिसे हमने सिस्टोल का है। अब चतुर्थ में देखो फिर से क्या होगा, निलय अब स्थिल हो जाएंगे, अनुस्थीलन हो जाते हैं, जिससे दाब कम हो जाता है, और अर्धचंद्राकार कपाट फिर से बंद हो जाते हैं। अब देखो 0.5 से 0.8 तक कहानी है, दोनों में फिर से रक्त भरेगा। फिर हमारा क्या होगा भाई, आलिंद प्रकुंचन करेगा, सिस्टोल करेगा, फिर आलिंद क्या हो जाएगा, हमारा डायस्टोल हो जाएगा, और फिर निलय 0.3 सेकंड तक क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। फिर उसके बाद दोनों हमारे अनुस्थीलन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायस्टोल हो जाएंगे। अब यही प्रक्रिया देखो पुनः शिरा आलिंद पर साइनोएट्रियल नॉट क्रिया विभव पैदा करती है, तथा यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। रक्त प्रवाह आयतन और हृदय निकाय, जिसे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम का है, और जिसे हमने कार्डियक आउटपुट का है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, देखो प्रत्येक निलय में जो अंत जो क्षमता है निलय में रक्त के भरने की, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अंत अनुस्थीलन आयतन, जिसे हम एंड डायस्टोल वॉल्यूम कहते हैं, कि जितना रक्त उसमें निलय में भर सकता है वो कितना, 120 मिलीलीटर। ठीक है, अब दूसरा कर दो, जैसे हमने क्या कहा है, एंड डायस्टोल वॉल्यूम। अब इसी उल्टा कर दो, एंड सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब कि अंत प्रकुंचन आयतन कितना हो सकता है निलय का। सोचो कि अब निलय में प्रकुंचन जो अंत आयतन है, कितना खून बच सकता है, मतलब लास्ट में कितना निकाल के बचा होगा हृदय इसमें निलय में, तो होता है 50 मिलीलीटर। 120 मिलीलीटर
मिलीलीटर भर गया, 50 मिलीलीटर बचा, तो कितना निकला, उसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, रक्त प्रवाह आयतन या रक्त प्रवाह आयतन। तो कितना हुआ प्रवाह आयतन, अब प्रत्येक निलय को पंप जो हो रहा है ना, जो प्रवाह हो रहा है रक्त का, वो होता है 70 मिलीलीटर। 120 में से माइनस करो तो 50 को कितना बचा है, 70 मिलीलीटर होता है, जिसे प्रवाह आयतन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब हम निकालेंगे दर, हृदय निकास जो है, ठीक है। दर हमें पता है 1 मिनट में हृदय जो दर्द होती है कितनी होती है, 72 बार। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो अब इसी से हम कार्डियक आउटपुट निकालेंगे कि ये 70 मिलीलीटर खून निकल रहा है, हृदय दर है 72, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू में हृदय स्पंदन गुणा प्रवाह आयतन, हार्ट बीट गुणा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 72 मल्टीप्लाई में 70 तो होगी 5040 मिलीलीटर, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर रक्त निकल रहा है ना, किससे, कार्डियक आउटपुट में। तो सामान्य मनुष्य, अब देखो हम लोग का तो इतना हो गया, लेकिन एक खिलाड़ियों का जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, वो ज़्यादा होता है सामान्य मनुष्य की अपेक्षा में, ठीक है। उसके बाद हृदय ध्वनियाँ क्या, देखो जब हमारा हृदय चक्र हुआ तो उसमें 2 ध्वनियाँ निकलती है। एक तो जब निकलती है जब हमारा अर्धचंद्राकार का पार्ट खुलता है ना, उससे पहले बंद हुआ, तो सबसे पहले त्रिवलनी और द्विवलनी का पार्ट बंद हुए। वलनीय का पार्ट जब हमारे त्रिवलनी का पार्ट बंद हुए तो हमारी एक ध्वनि निकली लब, ठीक है, लब। अब जब हमारा अर्धचंद्रा का पार्ट है, जो सेमी ल्यूनर का पार्ट, सेमी ल्यूनर है, वो जब बंद होता है तो आवाज़ आती है डब, लब डब, लब डब, लब डब, इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों ध्वनियों को चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है, और इन ध्वनियों को किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। हृदय चक्र के दौरान 2 ध्वनि निकलती है, स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। ये हृदय लेख, विद्युत हृदय लेख क्या है, जिसे हम क्या करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई बीमार व्यक्ति है, तो हम अगर कोई हृदय घात के कारण कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे निगरानी मशीन में रखा जाता है, मॉनिटरिंग मशीन, और उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ग्राफ कहते हैं। अब इससे विद्युत हृदय लेख आते हैं, ईसीजी होते हैं, और उस ईसीजी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब ये कैसे निकाले जाते हैं, देखो मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड, है ना, 3 विद्युत लीड दोनों कलाइयों में व बाई एड़ी में लगाकर, है ना, जोड़कर निगरानी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ बनता है, जैसे ये मैंने बनाया जिसमें PQRST ये ग्राफ बना है, इसमें P जो है वो आलिंद, जो हमारा आलिंद है ना, उसके प्रकुंचन को दर्शा रहा है, ठीक है, और जो QRS है वो निलय के प्रकुंचन को दर्शा रहा है, निलय के सिस्टोल को दर्शा रहा है। उसके बाद जो T तरंग है वो निलय के अनुस्थिलन को दर्शा रहा है, मतलब कि डायस्टोल को दिखा रहा है, किसके, निलय को। तो इससे अब क्या देखो, QRS से अगर जो QRS समिश्र है उसकी संख्या गिनने पर हम एक मनुष्य के हृदय संपंदन दर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, QRS की संकुंचन से, प्रकुंचन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्यक्तियों की ECG संरचना और आकृति सामान्य होती है। यदि इस आकृति में कोई परिवर्तन होता है तो यह बीमारी को इंगित करता है, कोई बीमारी है, यदि कोई इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसका चिकित्सीय महत्व तो बहुत ज़्यादा है, किसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है। चीज़ और रह गई थी हमारी, जो हमने ग्राफ देखा था PQRST वाला, ठीक है, जिसमें P जो था हमारा किसको दर्शा रहा था, आलिंद प्रकुंचन को, QRS जो था हमारा निलय प्रकुंचन को, और जो हमारा T था वो हमारा क्या दिखा रहा था, फिर से निलय का अनुस्थिलन को दर्शा रहा था। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो किस तरीके से होता है, मान लो कि यहाँ पर ये नलिका है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुवण है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण है, ठीक है। अभी स्थिर है ध्रुवण, तो उसमें झटका लगा, क्या हो गया, आध्रुवण हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, झटके जब लगते हैं, मतलब जब धड़कता है ना, सिग्नल जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा आलिंद है वो प्रकुंचन हुआ, मतलब कि आलिंद जो है वो क्या हुआ, विध्रुवण हुआ, ध्रुवण से क्या हुआ, विध्रुवण हो गया। इसी तरीके से QRS जो है वो भी क्या हुआ है, निलय का विध्रुवण हुआ है, निलय में क्या हुआ, प्रकुंचन। तो प्रकुंचन मतलब विध्रुवण, विध्रुवण मतलब ध्रुवण है, एक स्थिर है, और फिर क्या हुआ, झटका आया तो विध्रुवण हो गया, इस तरीके से, ठीक है। मान लो आलिंद पहले P तरंग था, उसमें आलिंद प्रकुंचन हुआ तो इसको कहेंगे ध्रुवण से विध्रुवण हो गया। उसके बाद QRS तरंग निलय प्रकुंचन हुआ तो हम कहेंगे निलय में अब क्या हुआ, यहाँ पर विध्रुवण हो गया, ठीक है, ध्रुवण था विध्रुवण हो गया। अब जो हमारा T है वो क्या है, एक स्थिर है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे पुनः ध्रुवण हो गया, ठीक है, निलय में पुनः ध्रुवण हो गया। तो ये हमारा टॉपिक रह गया था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचरण, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। उससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी पहले देखेंगे जो धमनी और शिरा है, ठीक है, उनकी सबसे पहले ऊपर देखो रहती है 3 परतें। उन 3 परतों का नाम क्या है, अंतः स्तर कंचुक, मध्य कंचुक और बाह्य कंचुक। धमनी और शिरा दोनों में यही है। और एक और चीज़ है, जो शिरा में जो मध्य कंचुक है, ठीक है, वो छोटी पतली रहती है, किसकी अपेक्षा में, धमनी की अपेक्षा में, ठीक है। अब हम देखेंगे ये डबल सर्कुलेशन किस तरीके से है। तो सबसे पहले क्या है कि बाय निलय से, ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त आया, ठीक है, तो वो आया महाधमनी से होता हुआ, अब वो ऊतक में चला गया, ठीक है, केशिका से होते हुए, ठीक है, ऊतक में चला गया ऑक्सीकृत, अब उससे हमने CO2 ले ली, अनऑक्सीकृत रक्त हो गया, जो कि अब चला गया किसमें, महाशिरा में। तो महाधमनी से महाशिरा में, अब ये महाशिरा जाके खुलेगी दाएं आलिंद में, तो बाय निलय से गया दाएं आलिंद में, ठीक है। अब ये दाएं आलिंद से होते हुए दाएं निलय में जाएगा, ठीक है, CO2 जो हमारा अनऑक्सीकृत रक्त है, और ये खुलेगा किसमें, फुफ्फुसीय धमनी। अब ये जो फुफ्फुसीय धमनी हमारी है, ठीक है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब ये लेती है कुपिका से, जो हमारी एल्वियोलाई है, जिस लेती है उससे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेकर, है ना, वहां पर उनकी कैपिलरीज वगैरह, ऑक्सीजन लेकर ये बन जाती है ऑक्सीकृत रक्त, है ना। अब इसे हम कहते हैं फुफ्फुस से शिरा। ये दोनों अपवाद है, फुफ्फुस से धमनी ले है हमारी CO2 वाली अनऑक्सीकृत, और फुफ्फुस से शिरा पल्मोनरी वेन जो है हमारी ऑक्सीकृत है। तो अब ये जाकर कहां खुलती है, बाह्य आलिंद में। अब बाह्य आलिंद में आ गया ऑक्सीकृत, जाके जो कि गया बाह्य निलय में, बाह्य निलय से महाधमनी में गया, CO2 गया और ऑक्सीकृत तक, फिर से उसका कन्वर्ट हो जाएगा, ऊतक में चला जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, अनऑक्सीकृत हो जाएगी, महाशिरा में चली जाएगी, महाशिरा दाह्य आलिंद में जाएगी, फिर दाह्य निलय से फुफ्फुस से धमनी निकलेगी, और फिर ये बाह्य आलिंद में जाएगी, फुफ्फुस से शिरा में। अब मैं इसको पढ़ूंगा, देखो, ऑक्सीजन रक्त महाधमनी से होता हुआ, धमनी धमनिकाओं से, केशिका कैपिलरीज से होता हुआ ऊतक तक जाता है, और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा शिराओं तथा महाशिराओं से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है, इसमें पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतक तक पहुंचाया जाता है, उसमें जाता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थ है उसको ले लेता है, बाहर निकालने के लिए ऊतक से दूर ले जाता है, ठीक है।
अब दाहिने नीले द्वारा पंप किया गया जो रक्त है वो फुफ्फुस से धमनी में जाता है, ठीक है, फुफ्फुस से धमनी में गया, हाँ फुफ्फुस से धमनी में गया हमारा अनऑक्सीकृत रक्त जो है। अब बाएं नीले से रक्त महाधमनी से जाता है, ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस से शिरा से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इस संचरण पथ को ये भी कहते हैं फुफ्फुस से संचरण भी कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, जैसे आहार नाल में है ना, या और भी आमाशय वगैरह में, या जितनी भी जो भी है, ठीक है, जो हमारे यकृत के पास में, लीवर के पास में मिली है, उसमें क्या होता है, क्रमबद्ध परिसंचरण होता है, ठीक है, जिसमें कि यकृत सारा रक्त लेकर एक ही नलिका से किसमें पहुंचाता है, हृदय में पहुंचाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र। अब एक और चीज़ है, देखो हमारे शरीर में हमारे जो हमारा हृदय है उसमें भी तो बहुत मसल्स होती हैं, 3 तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है। उन मसल्स को भी तो भाई खून पहुंचाना है, रक्त पहुंचाना है, तो उनके लिए, उनको पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की हमारी आर्टरी रहती है, वेन रहती है, जो कि वहां से रक्त देती है और लेती है, जिसको हम कहते हैं कॉरिनरी आर्टरी या कॉरिनरी वेन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कॉरिनरी सिस्टम। तो पढ़ता हूं, हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कॉरिनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त को सिर्फ पेशी विन्यास जो हार्ट मसले तक ले जाता है तथा वापस लाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्वितीय संचरण, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हम देखते हैं हृदय क्रिया का नियमन। हमारा जो हृदय है, हमें पता है, मैंने बताया था कि जो वो खुद से क्या होता है, धड़कता है ना, उसके अंदर नोडल्स होते हैं ना, नोड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तब देखा था हमने, एक देखा था हमने, क्या कहते हैं, अरे क्या नाम था उसका, एट्रियल नोड और साइनो एट्रियल नोड और वेंट्रिकुलर एंट्रियल नोड्स। तो ये हमारे दो नोड्स रहते हैं, गांठें रहती है जो मसल्स की तरह मतलब रहती है, मसल्स रहते हैं जो गांठ बन जाती हैं। तो वो क्या करती है, वो संकेत प्रदान करके स्वतः क्या होता है, स्वतः धड़कते हैं, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हृदय विशेष पेशी ऊतक, नोडल ऊतक द्वारा स्वनिर्मित होते हैं, इसलिए हृदय को पेशी जनक मायोजेनिक कहते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था मायोजेनिक किस तरीके से संकेत लेते हैं, फिर हिस्स के बंडल निकलते हैं, फिर उसमें से वो जाते हैं पेशी विन्यास में, है ना, मसल्स में जाते हैं हार्ट की, फिर वो क्या निकालते हैं, वहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स निकालते हैं, और वो पुरकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं भाई, स्वतः नियमित मतलब कि उसको धड़काने का कार्य करते हैं, ठीक है, संकेत भेजते हैं, उसको संकेत ग्रहण करते हैं। अब देखो यहाँ पर तंत्रिका केंद्र, स्वतः तंत्रिका के द्वारा जो मेडुला ओब्लांगाटा में विशेष तंत्रिका है, ठीक है, एक विशेष तंत्रिका है, क्या हमारी स्वतः तंत्रिका हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है, मतलब कि यही जो होता है, जो हमारी स्वतः जो हमारी तंत्रिका हो रही है ना, उसको जो कंट्रोल करता होता है मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा। पहला जो हिस्सा है उसका नाम है हमारा अनुकंपीय तंत्रिका, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, अनुकंपीय जो है, उससे प्राप्त जो तंत्रीय संकेत है हृदय संपंदन को बढ़ा देता है। हम यहाँ पर दो काम करेंगे, एक तो हृदय की धड़कन को बढ़ाएंगे और एक उसको संपंदन को कम करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ा देता है, जो कि कैसे बढ़ाता है, पेस शटर को संकेत देता है और निलय संकुचन को बढ़ा देता है ना, या सुदृढ़ भी लिखा है यहाँ पर, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा कार्डियक आउटपुट जो है ना, वो बढ़ जाता है। अब एडिनल मेडुला जो है एक हार्मोन है, जो कि अधिवृक्क अंशता भी बोलते हैं, भी हृदय निकास को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है, कौन, एडिनल मेडुला, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्वचलित दूसरा तंत्रिके केंद्र का हिस्सा, जिसको हमने कहा परानुकंपी तंत्रिका, अनुकंपी का उल्टा कर दो परानुकंपी, है ना। ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, हृदय जो संपंदन है ना, उसकी धड़कन है एवं क्रिया विभव की जो संवहन गति उसको कम कर देता है, ठीक है, अतः हृदय निकास को कम कर देता है, कार्डियक जो हमारा क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है, बस, ठीक है। ये परिसंचरण की विकृतियां, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, तो हम बीमारियों के बारे में देखेंगे, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। सबसे पहला उच्च रक्तदाब, अति तनाव। ये होता है जब हमारा सामान्य दाब से बढ़ जाता है, क्या, निलय का दाब, ठीक है। कैसे, हमारा जो सामान्य दाब रहता है 120 mmHg से हमारा ये सिस्टोलिक दाब रहता है, और डायस्टोलिक दाब जो है 80 mmHg तक रहता है, ठीक है। और इस दाब को किससे नापते हैं, इसको नापते हैं स्फेग्नोमोमेनोमीटर से, ठीक है, वो जो होती है बीपी वाली मशीन, ठीक है। यदि रक्तदाब जो है हमारा 140 mmHg और 90 mmHg तक आता है तो यह अति तनाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दाब बढ़ गया, ठीक है, दोनों में, हमारे सिस्टोल में भी और डायस्टोल में भी, तो हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य अंगों जैसे मस्तिष्क, है ना, जो महत्वपूर्ण हमारे अंग है, जैसे ब्रेन हो गया, और वृक्क, किडनी को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम दूसरे देखेंगे, इसमें क्या हुआ, दाब के बढ़ने से ये बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। दाब कितना हमारा 140 से 160, सॉरी 120 से 140 हो गया और 80 से 90 हो गया। अब हृदय धमनी रोग देखेंगे, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें कि कॉरोनरी जो हमारी आर्टरी रहती है, जो हमारे किसको देती है, हार्ट मसल्स को हमारे रक्त देती है, उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम और वसा लिपिड जमा होने के कारण ये क्या होता है कि उसमें रक्त अच्छे से जा नहीं पाता, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ूंगा। इस बीमारी को एथीरोकॉन्टिया मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज भी कहते हैं, है ना। इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो वाहिनियां होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। यह रोग कॉरोनरी धमनी जो हृदय पेशी को रक्त प्रदान करती है, उसमें वसा, कैल्शियम तथा अन्य रेशियो ऊतक के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है ना। अब हम देखेंगे तीसरा, हृदय शूल, ठीक है, जिसे कहते हैं एंजाइना डिसीज। तो एंजाइना डिसीज क्या होती है, जिसको हम पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ठीक है। अब मान लो कॉर्नरी आर्टरी में बहाव प्रभावित हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, हृदय में क्या हो जाता है, अच्छे से क्या नहीं पहुंच पाती है, आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे चेस्ट में पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ठीक है, वक्ष पीड़ा होती है, जो हृदय शूल की पहचान है। इसकी पहचान है एंजाइना डिसीज की, ठीक है। और ये किसी भी उम्र हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर, परंतु वृद्ध अवस्था जब ओल्ड एज आती है उसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त बहाव प्रभावित हो जाता है, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन नहीं निकल पाती, वही जो हमारा कैल्शियम
कैल्शियम और हमारी लिपिड जमा हो गई थी। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट का हृदयपात और हृदयघात, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक क्या होता है। सबसे पहले फुफ्फुस का संकुलन खराब हो जाते हैं, मतलब हमारे फेफड़े खराब हो गए, अब वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे हृदय को, तो हृदय तो धड़केगा अपना, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो क्या करेगा भाई। तो इसके विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता, इसको संकुलित हृदयपात कहते हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर, अब ये जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या करेगा, तो इसे हम कहते हैं हृदयपात, हार्ट फेलियर। अब देखते हैं हम उसका हृदयघात, हार्ट अटैक क्या होता है। हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक, कोरोनरी जो धमनी है हमारी आर्टरी में, पूर्ण रूप से लिपिड कैल्शियम जमा हो जाता है। अब इससे क्या होगा, अपर्याप्त कमी हो जाती है ना, मायोकार्डियम में रक्त नहीं पहुंचता, हमारी हृदय पेशियों में जो है नहीं पहुंचता, हमारी हार्ट मसल्स में, तो उससे क्या हो जाता है, दिल, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, वह हृदयघात, हार्ट अटैक होता है। क्या होता है, कोरोनरी हमारी आर्टरी में नहीं जाता है भाई, ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो हमारा दिल धड़कता है तेजी से, हार्ट अटैक होता है। क्यों होता है, ताकि वो जो धमनी में लिपिड जमा हुआ है, हमारी कैल्शियम जमा हुआ है, उसको हटा दे। अगर उसको हटा दिया तो पहले हार्ट अटैक से बच सकता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन पास हो जाएगी, यदि नहीं हटा पाए तो हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो इससे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। हमने ये पूरा चैप्टर खत्म करा है जिसका नाम है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।